नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच मीडिया में उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के मुद्दे को उछाल दिया गया? क्या यह भी सिर्फ एक इत्तेफाक था या महज एक तुक्का था कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में जब चुनाव हो रहे थे तो कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा गरमा दिया गया, जिस दौर में मुगलों का इतिहास के पन्नों से मिटाया जा रहा हो और अब उसकी जद में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े प्रकरण भी जब एक नए सिरे से स्थापित हो रहे हों और उसमें इतिहास को अपने नजरिए से प्रस्तुत करने की एक सोच एनसीईआरटी के सिलेबस के जरिए विकसित की जा रही हो, उस दौर में मीडिया में मज़ारों का मुद्दा अचानक से क्या यूं ही एकाएक उठने लगा, या इसके पीछे भी एक ऐसी रणनीति है जिसको लेकर अब हम शायद इतने उसके आदी हो गए हैं कि हमें ये बातें या इनके पीछे, पर्दे के पीछे जिसे कहा जाता है, उसकी बात हमें समझ में नहीं आती या हम समझना नहीं चाहते। दरअसल आपकी स्क्रीन पर भी वो ट्वीट चल रहे हैं। ये बीते 24 घंटों से, या यूं कहें निरंतर 24 घंटों से ये खबर चलाई जा रही है, ये खबर बताई जा रही है कि उत्तराखंड के जंगलों में, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी जिक्र किया गया है, कि सरकारी जमीन पर अवैध मज़ारों को बनाते हुए कब्जा किया गया और उन अवैध मज़ारों के आश्रय जमीन कब्जाई गई। वह जमीन जो उत्तराखंड सरकार की है, या इसमें भारत सरकार का भी एक योगदान है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि क्या मज़ार के जरिए जमीन कब्जाए जाने के पीछे कोई साजिश है, या इसे कब्जाने को लेकर कोई रणनीति है, या इसको लेकर के एक खामखा का एक विषय खड़ा किया जा रहा है। सवाल वह नहीं है। सवाल यह है कि जिस दौर में समस्याओं का एक अंबार हम अपने चारों ओर देख सकते हैं, जिसमें मिडिल क्लास की आय से लेकर बढ़ती महंगाई तक की परिस्थितियों में, और जिस दौर में कर्मचारी पेंशन को लेकर नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में फंसे हुए हों, उस दौर में मज़ारों का मुद्दा एकाएक कैसे उठ जाता है? या इसको दूसरी तरफ से यदि देखें तो जिस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो हिजाब का मुद्दा उठा दिया गया, जो अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसको लेकर के 2 जजों की बेंच ने एक विखंडित जनादेश दिया, एक विखंडित आदेश दिया, यानी स्प्लिट जजमेंट। और उस स्प्लिट जजमेंट के बाद भी हिजाब का विषय आज आपको उतना नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियानी दौर में यह विषय बहुत जोर से उठाया गया। सवाल यह उठता है कि क्या यह विषय एकाएक अनायास उठ जाते हैं, या यह विषय बाकायदा एक सोची रणनीति के लिए उठाए जाते हैं, जिसके पीछे का जो मकसद होता है, जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वह एक समुदाय की परिस्थितियों को उकेरते हुए उसके आश्रय दूसरे समुदाय को अपने पक्ष में ध्रुवीकृत करना होता है। आपकी स्क्रीन पर बेंगलोर की एक खबर आ रही है। बीते महीनों जब प्रधानमंत्री के द्वारा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो उसको लेकर बहुत जोर शोर से बताया गया कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार के दौर में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। लेकिन जब बीते दिनों वर्षा के कारण और मूसलाधार बारिश के कारण जब केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा पानी की परिस्थितियों में घिर गया और जो हवाई जहाज वहां से उड़ने थे, जो उड़ानों को आगे बढ़ना था, वह उड़ाने समय से बहुत ज्यादा देर हो गई। यानी कि लेकिन इसको लेकर के चर्चा का विमर्श ना बने, और यदि वह विमर्श बन भी सकता तो अचानक से मज़ार का मुद्दा खड़ा हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया जगत के, दुर्भाग्य से ही सही लेकिन एक प्रतिष्ठित पत्रकार का ट्वीट आपके सामने आ रहा है। ये सुधीर चौधरी हैं। आज तक से पहले जी न्यूज में काम किया करते थे, उसमें ये डीएनए लोगों का जांचा करते थे। डेली न्यूज एनालिसिस के कार्यक्रम के जरिए ये डीएनए जांचा करते थे। हालांकि वहां से ये चले गए और उसके बाद अब ये आज तक पर हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट, हमारे वस्त्रों पे मत जाइए, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में ये करने की कोशिश करते हैं। और अब ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए के जरिए अब इन्होंने ये चीज इस देश के सामने लाने का उल्लेख किया है या दावा किया है कि उत्तराखंड की जमीनों पर मज़ारों के जरिए जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर ये मज़ार जिहाद एक नया शब्द भी लाए हैं। हालांकि जिहाद को लेकर सुधीर चौधरी का इतिहास कोई ऐसा नहीं है कि अपरिचित है। सुधीर चौधरी इससे पहले 2020 में जिहाद के संदर्भ में पूरी सीरीज चला चुके हैं, जिसमें उन्होंने हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, तमाम इन बातों का हम उसमें इतिहास में नहीं जाना चाहते। लेकिन सवाल यह है, इन विषयों को उठाने के पीछे या इन विषयों के संदर्भ में जब अचानक से चुनावी परिस्थितियों में ये विषय आते हैं, तो क्या ये अनायास आ जाते हैं? आपको ये शब्द बीते कुछ मिनटों में कई बार सुनने को मिला, अनायास, एकाएक, अचानक।
ये शब्द सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदी शब्दकोश के ये भाग हैं, लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति को बताने के लिए शायद काफ़ी है कि क्या चुनावी परिस्थितियों को मुद्दों के आश्रय नहीं रहने दिया जाए, या जो मुद्दे जनता के हक हुकूक, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जो जुड़े हुए हैं, क्या उनको ढक दिया जाए। सुधीर चौधरी की अकेले की बात नहीं है, इनके दरमियानी दौर या इनके दरमियानी साथ ही साथ और भी मीडिया चैनल्स ने यह खबर उठा ली और फिर कल से ही ये शुरू हो गया मजाल जिहाद। ये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और हम भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और सरकारी ज़मीन को गलत तरीके से कब्जाने की एक सोच है, तो उसका विरोध होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, यदि मजार के जरिए कोई सरकारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐन मौके पर जब भी कोई चुनावी राज्य आता है तो एकाएक अब उस चुनावी राज्य के भीतर माहौल न गरमाकर उसके इर्द गिर्द या पड़ोसी राज्यों को उसके दरमियान खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद परिस्थितियां गरमाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान हर किसी की जबान पर यह शब्द बहुत प्रमुखता से आ रहा था कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, इस बार ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, इस बार कोई किसी धर्म को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है, ना कह रहा है। लेकिन जब लोगों की उम्मीदें इस रूप में बंधने लगी तो अचानक से कर्नाटक में हिजाब का विषय बहुत तेजी से बढ़ता है और इतना तेजी से बढ़ता है कि कर्नाटक दो पक्ष में एक स्पष्ट लकीर के साथ बंट जाता है, हिजाब के साथ या हिजाब के खिलाफ, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का ग्रे एरिया किसी को नहीं फुर्सत मिलती है, किसी को समय नहीं मिलता कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। बहरहाल हम कर्नाटक के विषय पर नहीं आपसे बात कर रहे, लेकिन चूंकि चुनाव कर्नाटक में है और कर्नाटक की परिस्थितियों को यदि इस मजाल जिहाद के जरिए ही यदि इसका विश्लेषण करें तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों की आबादी या मुस्लिम समुदाय की आबादी जनसांख्यिकी के अनुसार यानी कि जनसंख्या के अनुसार करीब 13 से 15% के आसपास बताई जाती है। इन 13 से 15% के मतदाताओं का रुझान ऐतिहासिक तौर पर यदि पृष्ठभूमि को हम कर्नाटक चुनाव में देखें तो कांग्रेस या जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस की तरफ रहा है। दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस, और दक्षिण कर्नाटक को छोड़कर कांग्रेस। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अचानक से मजाल जिहाद का विषय खड़ा कर दिया जाता है। क्या इसके पीछे सिर्फ यह है कि सरकारी जमीन को बचाने की एक सोच है, या इसके पीछे सरकारी जमीन के प्रति मीडिया का एक बहुत लगाव अचानक से जागृत हो उठा कि सरकारी जमीन को बचाने का अभियान चलाया जाना चाहिए? क्योंकि बीते दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हादसा हुआ जहां मंदिर में पूजा के दौरान एक दीवार ढह गई जिसमें दबने से करीब 35 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उसके संदर्भ में जब तथ्यों की पड़ताल की गई तो पता चला कि आज से कई वर्षों पहले 1980 से 1990 के बीच में वह जमीन जहां पे वह मंदिर बना हुआ था, वह जमीन बच्चों के पार्क के लिए आवंटित की गई थी, जहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनना था। लेकिन वहां पार्क ना बनकर मंदिर खड़ा कर दिया गया। बीते वर्ष जब इंदौर के कलेक्टर ने मंदिर को नोटिस जारी किया कि यह मंदिर अवैध जमीन पर बना हुआ है, तो मंदिर की जो प्रशासनिक यानी कि जो उसकी रख रखाव की जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं उनकी ओर से जवाब दिया गया कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। हमारी धार्मिक भावनाएं इस नोटिस से आहत हुई हैं। और अब बीते हफ्ते जब वो मंदिर दुर्भाग्यवश ढह गया, उसकी दीवार ढह गई, तो शायद आस्था को भी बचा लिया गया और लोगों की जिंदगी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आस्था के नाम पे 35 लोगों ने अपनी जिंदगी को गंवा दिया। कहने का तात्पर्य यह है, या इस उदाहरण को देने का तात्पर्य यह है, जो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके, सरकारी जमीन पर कब्जा करना अपराध है, वह कानूनन एक जुर्म है और उस जुर्म को लेकर कोई भी किसी भी तरह की कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन जब आप एक सुयोजित तरीके से एक एजेंडा के तहत जब आप इन खबरों को अनायास एकाएक उठा देते हैं और उसके पीछे एक माहौल तैयार करना शुरू करते हैं कि यदि आप एक पार्टी को वोट नहीं देंगे तो ये मजारें आपके राज्य में भी आ जाएंगी, तो उससे समझ आता है कि यह बात सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की तो बिल्कुल नहीं है। यह प्रश्न
और ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कर्नाटक को ध्रुवीकृत करना है। बीते दिनों आचार संहिता लगने से पूर्व कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय को जो आरक्षण प्राप्त था उसको ईडब्ल्यूएस कोटा में उसको स्थानांतरित कर दिया मुस्लिम समुदाय को, और जो 4% का कोटा था उसे 2-2% की परिस्थिति में वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया गया। वोक्कलिगा समुदाय लिंगायत समुदाय को लेकर कर्नाटक की राजनीति समझने वाले बहुत बेहतरीन तरीके से बात जानते हैं कि लिंगायत समुदाय और वोक्कलिगा दोनों प्रभावशाली समुदाय हैं जो कर्नाटक के भीतर करीब 28 से 30% का एक वोट बैंक, सॉलिड वोट बैंक बनाती है, जिसमें वोक्कलिगा का नेतृत्व आज के दौर तक देवगौड़ा परिवार के पास है, और लिंगायतों का एक बहुत बड़ा करीब 100 में यदि 100 लिंगायत है तो उनमें करीब 90 लिंगायत के नेता येदियुरप्पा हैं। यानी कि चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए आरक्षण का दांव चला गया, और अब चुनाव में जब आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके बाद सरकार अपने लिहाज से कोई घोषणा नहीं कर सकती तो मजार का मुद्दा उठा दिया गया। जिस राज्य के भीतर उद्घाटन किया गया हवाई अड्डा जो कुछ महीने पूर्व डबल इंजन सरकार की कामयाबी का सूचक बताया जा रहा था, वह हवाई अड्डा एक बरसात में डूब गया। बीते कुछ वर्षों से बेंगलोर के भीतर बारिश के दिनों में यह खबर बहुत आम हो चली है कि बारिश के दिनों में बेंगलोर की सड़कें बारिश को नहीं सहन कर पाती। यानी बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सवाल है और उसको लेकर के वहाँ की जनता के बीच बहुत प्रश्न हैं, और कर्नाटक से बेंगलोर से या मैंगलोर से नहीं पहचाना जाता, उसके दूर दराजी इलाके जब आप तटीय कर्नाटक की ओर बढ़ना शुरू करेंगे या कर्नाटक के तमाम जिलों में जाना शुरू करेंगे तो वहां पता चलता है कि अभी भी विकास के बहुत कार्य हैं जो नहीं जिन्हें अंजाम दिया जा सका है। लेकिन विषय मजार है, विषय हिंदू मुस्लिम है। हमारे पीछे आपको ये पेड़ दिख रहे होंगे, ये हरे भरे पत्ते दिख रहे होंगे। हरे रंग को लेकर भी ध्रुवीकृत किया जाता है कि हरा रंग तो अल्पसंख्यकों से जुड़ जाता है और भगवा रंग बहुसंख्यकों से जुड़ जाता है, लेकिन यह बात कोई किसी के जहन में नहीं आती। इस देश का तिरंगा इन दोनों रंगों को अपने साथ लिए रहता है, और वो इस बात का सूचक पूरी दुनिया के सामने देता है कि हमारे भीतर की जो सबसे बड़े जो धार्मिक समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, दोनों को समान रूप से इस देश का तिरंगा अपने भीतर समाये हुए हैं। लेकिन इस बात की चिंता या इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, और चुनाव को ध्रुवीकरण करने की दिशा में हर कोई बढ़ जाता है। सुधीर चौधरी हों या इनके सरीखे और पत्रकार, इन्हें जिंदगी में कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के आश्रय ये अपने घर के खर्चे पूरे करते हैं, और घर के खर्चे ये विज्ञापनों के जरिए पूरा करते। सोचिए, जिस आज तक की स्थापना एक जमाने में एसपी सिंह द्वारा की गई थी, जिनकी पत्रकारिता को लेकर आज भी उनके छात्र, जो अब कई बुजुर्ग भी हो चुके हैं, वह भी कहते हुए कई बार भावुक हो जाते हैं कि हमने एसपी सिंह के जमाने में पत्रकारिता सीखी थी, उनके जरिए पत्रकारिता सीखी थी। लेकिन आज एसपी सिंह का बनाया गया चैनल मजाल जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके चुनावी परिस्थितियों में ध्रुवीकरण करना चाहता है। क्या सिर्फ एक तरफा ही जमीनें कब्जाई जाती है? हमने इंदौर का उदाहरण इसलिए दिया, लेकिन इंदौर को लेकर बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। और कर्नाटक में अभी क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग रही है तो बात कर नहीं सकते, तो उत्तराखंड के जरिए परिस्थिति खड़ी कीजिए। रामनवमी के अवसर पर बंगाल में दंगे होते हैं, बिहार में दंगे होते हैं, महाराष्ट्र में दंगे होते हैं, गुजरात में दंगे होते हैं, लेकिन जिक्र सिर्फ बिहार और बंगाल का होता है। क्या आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से परिस्थितियों को अब आप आकलन करते रहिए। राजस्थान में पिछले साल रामनवमी के मौके पर दंगे हुए, तो इस साल दंगे नहीं हुए, तो डॉक्टर्स को भड़का दिया गया कि राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करें। यानी एक ऐसा कानून जो जनता को स्वास्थ्य के अधिकार प्रदान करे, उसको लेकर डॉक्टर सड़क पर उतर गए कि हम जनता को स्वास्थ्य के अधिकार नहीं मिलने देंगे, हमें पहले अपनी कमाई देखनी है। और उसमें राजनेता कूद जाते हैं, विपक्ष के राजनेता कूद जाते हैं। यानी कि
चुनावी परिस्थितियों को कितनी महीन तरीके से, कितनी बारीकी से किया जा रहा है, जिसमें मजार भी एक उसका हिस्सा है, दंगे भी उसका हिस्सा है। और इसके जरिए जनता उन मुद्दों को ना छू ले जिन मुद्दों के जरिए जनता की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। तो इन मुद्दों से जनता को दूर रखने के लिए मजार जिहाद का एक नैरेटिव शुरू कर दिया जाता है। और अब कोई हैरानी नहीं होती है, लेकिन इसके लिए बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत निश्चित रूप से उसके भीतर विविधताओं का एक समंदर है। इस देश के भीतर हर कोने में एक अलग विविधता है। आजादी के पश्चात भी जब इस देश के भीतर जब बंटवारे की परिस्थिति में दंगे हुए, तो महात्मा गांधी नवाब खली के एक कमरे में स्वयं को बंद किए हुए थे कि मैं तब तक नहीं यहां से जाऊंगा जब तक ये दंगे नहीं रुकते। और दंगे रुके, और उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार के द्वारा यह कहा गया कि बापू, जो कार्य पुलिस और सेना नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। इस देश के भीतर उस परिस्थिति से देश को निकाल लाने में 70 वर्ष लग गए, लेकिन आज के दौर में फिर वही परिस्थितियों को खड़ा कर दिया जाए सिर्फ चुनावी लाभ के लिए। कानून अपना काम कर रहा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन कानून अपना काम वैसे ही कर रहा है कि राहुल गांधी का बंगला खाली कराएंगे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का खाली नहीं कराएंगे। कानून अपना काम बहुत बारीकी से कर रहा है, और उस बारीकी के भीतर सिर्फ और सिर्फ जब उसका जिक्र होगा तो छत्तीसगढ़ में तो ईडी की रेड होंगी, लेकिन कर्नाटक के सत्ताधारी विधायक के घर से मिले पैसों के लिए लोकायुक्त को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, लेकिन कानून अपना काम करेगा। अब ये आपको सोचना होगा, जनता को सोचना होगा, नागरिकों को सोचना होगा कि कानून अपना काम कर रहा है या कानून की आड़ में उसे चलाने वाले अपना काम कर रहे हैं। सुधीर चौधरी गलत खबरों को फैलाने के अपराध में 2011 या 12 के आसपास जेल भी गए थे। ये तिहाड़ जेल भी होके आ चुके हैं, ये भी आप याद रखिए। लेकिन आज भी ये वही खबरें फैलाकर इस देश के भीतर पत्रकारिता का क्रियाक्रम करने में लगातार लगे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे बहुत ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे जिन्हें अब पत्रकार कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पत्रकार हैं तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये इनके भीतर पत्रकारिता नहीं बसती। इतिहास से मुगलों को हटाएंगे, कर्नाटक का चुनाव है तो उत्तराखंड की मजाल दिखाएंगे, यूपी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है तो कर्नाटक का हिजाब दिखाएंगे, लेकिन उस जनता को नहीं दिखाएंगे या उस नागरिक को नहीं दिखाएंगे जो सिर्फ न्यूनतम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। फिर चाहे सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन एक विषय हो, छात्रों के लिए पेपर लीक ना हो कंपटीशन के वह एक विषय हो, महिलाओं के लिए महंगा होता गैस सिलेंडर एक विषय हो, लेकिन वह विषय कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्गों का जो उन्हें राहत दी जाती थी रेल यात्राओं में, वह खत्म कर दी जाए या कम कर दी जाए, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन चर्चा होगी मजार की, चर्चा होगी हिजाब की, और चर्चा होगी दंगों की। पिछली वीडियो में हमने आपको मयंक सक्सेना की वो ट्वीट दिखाया था, उनकी वो पंक्तियां दिखाई थी जहां छात्र और अध्यापक के बीच संवाद हो रहा है, जब इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भी क्या, इतिहास इस बात को नहीं देख रहा कि आज के दौर में चुनावी परिस्थितियों के मध्य क्या क्या खेल खेले जाते हैं। इतिहास से मुगलों को मिटा देने भर से या गांधी की परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ के पेश कर देने से इतिहास नहीं बदलता। इतिहास जो लिखा जा चुका है, जिस तरीके से उसमें बातें बताई जा चुकी है, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, ये एक सत्य है। लेकिन इन परिस्थितियों को लेकर यदि आज भी आपको लगता है ये सामान्य प्रक्रिया है, तो ये सामान्य प्रक्रिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी। जैसा हम हमेशा कहते हैं,
हर बार बताते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी जिसको लेकर के एक स्पष्ट बात बतानी जरूरी है। कोई भी पक्ष ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसके बीच का ग्रे एरिया भी होता है और उस ग्रे एरिया को समझे बिना किसी भी चीज को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं और आज उस पंक्ति को उसी रूप में दोहराऊंगा, जनता तालियां बजाती है लेकिन नागरिक समीक्षा करता है। फिर वह समीक्षा चाहे किसी भी विषय की हो या किसी भी परिस्थिति की, विज्ञापन से मीडिया खरीदा जा सकता है, नागरिक का विवेक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।